गांधी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते लोगों के। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। शिवम त्यागी जी, ये दिल में आते हैं दिमाग में नहीं आते, ये सही कह रहे हो आप। दिमाग में एक्चुअली समझ नहीं आता कि हो क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुन के, वो दिमाग में आते ही नहीं है। दोस्तों, आज की डेट में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी क्लिप को शेयर करने में लगी हुई है, जिसमें राहुल गांधी संसद के बाहर खड़े हैं और प्रियंका गांधी से बारिश में भीगते हुए लगातार बात कर रहे हैं और उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं है। वहीं भाजपा द्वारा एक दूसरी क्लिप भी शेयर की जा रही है, जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि आसपास छाता लेकर लोग खड़े हुए हैं। लोगों ने छाता भी ऑफर किया, पर इन्होंने सिर्फ नौटंकीबाजी के लिए, अपनी टशनबाजी के लिए वो छाता लेने से इनकार कर दिया और इनके चमचे दिखा ऐसे रहे जैसे राहुल गांधी ने जाने कौन सा बलिदान कर दिया हो, जिसको लेकर मुझे डीडी न्यूज की वो डिबेट याद आ गई, जिसमें ये कांग्रेसी चमचा भी इसी तरह से फिल्मी डायलॉग मारकर राहुल गांधी की तारीफें कर रहा था, उसकी डींगे हाँक रहा था, पर डीडी न्यूज की इस धाकड़ एंकर ने उसकी ऐसी तैसी कर डाली थी। बाकी क्या हुआ था इस डिबेट में, इस बहस में, आप खुद देखिए। लेकिन मैं जरा शुरुआत करना चाहूंगी सैयद जवाद आप ही से। तमाम बातें अपनी जगह हैं, कुंभ ना जाना वो भी अपनी चॉइस हो सकती है, राम मंदिर ना जाना वो भी चॉइस हो सकती है, इफ्तार जाना वो भी चॉइस हो सकती है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण करना तो कोई चॉइस नहीं हो सकती ना किसी सरकार की। वो चॉइस का फैसला नहीं होगा। और इस पर मेरे ख्याल से आप भी चुप हैं और तमाम वो लोग भी चुप हैं जो कुंभ पर सवाल खड़े कर रहे थे। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आपने जो बात करी है उसके ऊपर बशीर बद्र साहब का एक शेर मुझको याद आ गया। तो उन्होंने लिखा था कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी और उनका मीडिया तंत्र इस झूठ को फैलाने में जो है बहुत आगे लगा होता है कि 4% आरक्षण, 4% आरक्षण। तो 4% आरक्षण किस जगह है, किस सरकार ने कह रखा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण दे रखा है। तो 4% आरक्षण जो है ना, उस पे आप देखिए कि Y2B श्रेणी के अंदर ऑलरेडी जो मुस्लिम समुदाय में ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनको आरक्षण ऑलरेडी मिलता है। तो कोई नई बात नहीं है। बहुत से मुसलमानों में जो पिछले समाज के लोग हैं, उनको ऑलरेडी आरक्षण मिलता है ओबीसी समाज का। और आप बताइए कहां SC/ST का जो है रिजर्वेशन खत्म करा जा रहा है, उनका खाया जा रहा है, वो तो रूल्स के तहत है। और मैं तो कहता हूं रिजर्वेशन इस देश की सच्चाई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन की हमेशा विरोधी रही, हमेशा से जनसंघ से लेकर के RSS और हिंदू महासभा के जितने लोग थे, ये हमेशा आरक्षण विरोधी रहे हैं। ये कब हुआ? और इस अलग ही दुनिया, ये कब हुआ? अलग ही गाना पेल रहा है। केसी उठा के देख लीजिए, RSS केसी देख लीजिए उठाकर। अभी 2024 के चुनाव में तो जो बयान, जिस पर सबने, जनता ने एक तरफा वोट डाला, वो तो राहुल गांधी का ही बयान था ना, आरक्षण खत्म कर देंगे, या वो बीजेपी के नेता दे रहे थे? राहुल गांधी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मेरिट, वो तो कह रहे हैं मेरिट से भी कुछ नहीं होता, मेरिट भी खत्म कर दो, मेरिट से भी कुछ नहीं होता, कभी वो आरक्षण खत्म करने की, उनके तो मुझे बयान ही नहीं समझ आते। शिवम त्यागी जी, अब मेरिट से तो कुछ होता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जी मोहब्बत करने वालों के दिल में समझ आते हैं, नफरती अकल फैलाने वालों को में नहीं आते, वो दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। शिवम त्यागी जी, ये दिल में आते हैं दिमाग में नहीं आते, ये सही कह रहे हो आप। दिमाग में एक्चुअली समझ नहीं आता कि हो क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुन के, वो दिमाग में आते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। शिवम त्यागी, मोहब्बत करने वालों के दिल में आते हैं, वो नफरत वालों में नहीं आएंगे, जिनके दिलों में नफरत भरी है। शिवम त्यागी जी, अब ये तो उनका फैसला है ना, इफ्तार में जाना, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए रीमा जी, आपके बात में मेरा एको आ रही, मेरे को आवाज बहुत ज्यादा मेरी, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ बोलने की। रीमा जी, जो आदमी दिमाग लगा के, दिमाग से काम करके, दिमाग से बात करेगा, तभी तो आपके दिमाग में आएगी। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं है, वो कहाँ से दिमाग से बात करेगा बेचारा। खैर, मेहनत तो बहुत करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरिट को कुछ मानते ही नहीं, तो वो मेरिट अपने आप पर अप्लाई भी नहीं करते। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, एक तो मुझे एक तो बयान याद आ गया खड़गे जी का। उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे बताइए, कुंभ में नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? जैसे ही कल वो इफ्तार की थाली पर बैठे, सैयद जवाद एकदम
उसके घर के सामने मर्सिडीज और न जाने कौन कौन सी गाड़ियां आ गई, गरीबी तुरंत खत्म हो गई। पूरे देश के मुस्लिम सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत आ गए, गरीबी से आगे भाई साहब। मेरे घर के बराबर में जिनका 2-2 BHK का घर था, वो आज कोठी बन गई उनकी एकदम, खड़गे जी के वहां बैठते ही। अब कोई उनसे पूछे जरा कि इफ्तार से गरीबी ठीक होती है क्या? बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। हर किसी के धर्म का और त्योहार का सम्मान होना चाहिए। अब 4% पर आता हूं। जहां तक 4% का विषय है, ये कहते हैं कि प्लीज रुक जाइए, ये स्क्रीन बाद में दिखा देना। ये कहते हैं कि भाई 4% देने से क्या दिक्कत है, गरीबों का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा, दलितों का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा, SC ST OBCs का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा। तो जवाद भाई ये मोबाइल नीचे कर लो, मैं समझाऊंगा, कानों में बात जाएगी तो हो सकता है थोड़ा आपका भी दिमाग खुले। अच्छा, राहुल गांधी से बेहतर हो जाओ आप। ये कोई छिपी हुई ये कोई छिपी हुई तस्वीर नहीं है जिसका आप एकदम से सनसनीखेज खुलासा कर रहे हो। सबको पता है, सबको पता है। ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं था जो आप दिखाना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं, आप एक्चुअली पता है क्या है, प्लीज मैं बीच में नहीं बोलता क्योंकि हम जूम पे हैं। एक चीज बहुत साफ समझिए जवाद भाई, जब मैं कह रहा हूं आपके रोजा इफ्तारी के लिए, तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। थोड़ा दिमाग खोल लेंगे, राहुल गांधी से अलग हो जाएंगे तो अच्छे ही लगोगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप कुंभ पर ज्ञान देते हो और दूसरे त्योहारों को मनाते हो तो गलत है, वो गलत है। इफ्तारी गलत नहीं है भाई, खूब जाओ। मेरी तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी चले जाए, पूरा इंडिया अलायंस चला जाए। आप एक काम करो, रामलीला मैदान में इफ्तारी रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी टोपी पहनकर पहुंच जाए। लेकिन जब दूसरों के त्योहारों पर भाषण देते हो तो उस भाषण से पहले सोच लिया करो कि आप क्या करते हो। विषय वो है। आई होप अब आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा और वो तस्वीर को वापस आप जो है जेब में रख लेंगे। अब मैं आगे आता हूं। जहां तक 4% का विषय है कि 4% से कैसे SC ST OBCs का रिजर्वेशन घटता है, जवाद भाई आपके लिए एक और बार कोशिश करता हूं कि आप राहुल जी से बेहतर हो जाए। जब आप मुस्लिम्स को खास तौर पर लेकर बात करते हैं, तो अगर मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दूं, वहां पर मुस्लिम्स की 92 जातियां हैं, जिनमें से 85-86 जातियों को OBCs में डाल दिया। मतलब सारे के सारे मुस्लिम पिछड़े हो गए। अरे गजब लॉजिक है भाई। इसके अलावा मैं बात करता हूं, कर्नाटका में अगर बात करूं तो PG की सीट्स में मेडिकल कॉलेज में 86 में से 82 जाति को मुस्लिमों की OBC में डाल दिया। यानी कि सारे के सारे पिछड़े हो गए भाई। गजब बात हो गई। उनको आरक्षण देने के लिए आप उनको सबको पिछड़ा बना दे रहे हो। क्या हिंदुओं में सारे के सारे पिछड़े हैं? और अगर उनको सारों को पिछड़ों में डाल दिया जाएगा तो क्या दलितों का और पिछड़ों का जो है रिजर्वेशन वो कम नहीं होगा? इस तरीके से रिजर्वेशन खाया जाता है। आपको पता है इफ्तार पार्टी की परंपरा के लिए पहली बार बजट जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। ठीक है, पता नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे आप, नेहरू जी ने शुरू की, लाल बहादुर जी ने बंद की, फिर इंदिरा गांधी जी ने शुरू की, उसमें बात खत्म। देखिए, किसी ने विरोध नहीं करा। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की बात है, तो अभी खुद अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी ने इफ्तार पार्टी करवाई थी। उसमें किरण रिजिजू साहब पहुंचे, चीफ मिनिस्टर दिल्ली की वो पहुंची, तमाम लोग पहुंचे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में तो बाकायदा, आज आपने मुझे गलत बुला दिया, शाहनवाज हुसैन साहब से भी थोड़ा रिव्यू देना चाहिए थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पूरी ऑर्गेनाइज करते थे, चीजें करते, बाकायदा फंड मिला करता। किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया इस बात से। तो ये कटाक्ष करने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हर चीज के लिए बाइट बनाना या हेडलाइंस बनाना तो जरूरी नहीं होता। देश का माहौल स्वाद बनाना जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, वो हर चीज को जो है लाइन बनाना चाहते हैं, ब्रेकिंग बनाना चाहते हैं, चीजें। ये देश के माहौल की अच्छी बात नहीं। दूसरी, आपने बात करी, कपिल साहब ने बात करी, आपने कुंभ को लेकर के बात करी। आज भी कुंभ के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको लेकर के सवाल तो है ना। आप ये मानते हैं ना कि लोगों की जान गई है। आप चाह रहे, अगर आपकी जिम्मेदारी है, भगदड़ हुई, नैतिकता के आधार पर आजम खान साहब उस वक्त जो थे, पूरा जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी कुंभ का आयोजन हो रहा था। नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और कहां घटना हुई थी? रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, जिम्मेदारी थी, कुंभ का हिस्सा था। लेकिन आज बताइए, किसी ने नैतिकता तय करी? जिन मजलूम लोगों की जान गई है, जिन लोगों की जान गई, कोई कह रहा है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंकराचार्य जी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो भी सनातन विरोधी हो गए। इस देश में ब्राह्मणों का अपमान अगर कोई कर रहा है, दलितों का कोई अपमान कोई कर रहा है, मुसलमानों का अपमान कोई कर रहा है, पिछड़ों का अपमान कोई कर रहा है,
तो इस वक्त मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समुदाय के लोग खुश नहीं। आप बताइए, शंकराचार्य को लोग अभद्र गालियां दे रहे हैं, तो मैं शंकराचार्य की मैं नहीं देख रहा हूं, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी भी बात सुनना नहीं चाह रहे। अब उनको भी कह दीजिए सनातन विरोधी हो गए, उन्होंने तो मौजूदा सरकार पे सवाल खड़े करे ना, ये मैंने नहीं करे। सैयद जवाद का कॉलर मत पकड़ लीजिएगा कि तुमने बोला ऐसा, मैं शंकराचार्य जी की बात को खोल। नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सैयद जवाद, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कमियों पर तो सवाल खड़ा करना ही चाहिए देश के हर नागरिक को, लेकिन जब वक्फ, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, जब वक्फ में कमियां निकलती हैं ना, वक्फ बिल में आप लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, जब वक्फ में कमियां निकलती हैं तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देश में जो आतंक का माहौल वक्फ की वजह से बना हुआ है, उसमें भी कमियां निकलती हैं, उसमें भी सवाल खड़े होते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। नागपुर में जब एक साथ बांग्लादेश कनेक्शन निकलता है और पता लगता है किस तरह से वक्फ को लेकर के क्या क्या किया गया है, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने को लेकर जब नारे लगते हैं, खून की नदियां बनाने को लेकर नारे लगते हैं, उसको भी फिर देखना चाहिए। पर नहीं, ये लोग उसे नहीं देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी को टारगेट करेंगे और हमारे आइडल्स को भी लगातार टारगेट करेंगे। ये उन्हें छोटा दिखाने की कोशिशें भी करेंगे और अपमान करने की साजिशें भी, पर सच इन लोगों से नहीं निकलेगा। सच्चे लोग कभी भी नहीं बोल पाएंगे और शायद इसी वजह से इन लोगों को दोगला कहा जाता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।